हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलाइट आईएएस। मैं सृष्टि एनसीईआरटी समरी प्रोग्राम में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। लास्ट क्लास में हमने अपने चैप्टर 2 फिनिश किया था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3, हमारा पर्यावरण भूगोल एनसीईआरटी कक्षा 7 चैप्टर 3। चलिए, हमारी चैप्टर का क्या नाम है? हमारी बदलती पृथ्वी। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो स्थल मंडल जो है हमारा, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, स्थल मंडल जल मंडल। स्थल मंडल जो है वह अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। और आपको यह जानकर बहुत सरप्राइज होगा, वैसे तो आप सभी को पता होगा कि ये जो प्लेट्स हैं वो हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं और प्रत्येक वर्ष कुछ मिलीमीटर के लगभग ये घूमती हैं, चलती हैं। ठीक है, आगे बात करें तो पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। ठीक है, ये इसके पीछे कौन सा कारण है? मैग्मा द्वारा जो गति होती है उसके कारण ये होता है, और उसी कारण से ये प्लेट हल्की हल्की धीमी धीमी गति से खिसकती हैं। तो पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। ठीक है, आगे बात करें, प्लेट की स्थिति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता रहता है। ठीक, आगे बात करें, पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण यह गतियां उत्पन्न होती हैं। ये दतियां नहीं है, ये गतियां हैं। ठीक है, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनक बल कहते हैं। ठीक है, आंतरिक भाग में होने वाले बल को अंतर्जनित बल कहते हैं। अर्थात अगर ये एक लेयर है, पृथ्वी की भूपर्पटी है, इस पर हम रहते हैं, अगर इसके इनर कोर में कोई हलचल हो रही है, कुछ भी काम हो रहा है या कोई बल लग रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? आंतरिक जनित बल, जो पृथ्वी के अंदर से जनित हो रहा है। यदि हम बाहर से वायु का प्रभाव, जल का प्रभाव, इनका बल देखें तो उसे क्या बोला जाएगा? बहिर्जनिक बल। ठीक है, ये भी क्लियर हो जाता है। आगे बात करें अंतर्जनित बल की, तो अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है, और ये सब किस वजह से होता है? अंतर्जनित बल के कारण ही होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आप ये डायग्राम देखिएगा, पृथ्वी की इसमें गतियों के बारे में बात की गई है। ठीक है, कि पृथ्वी की गतियां कौन कौन सी होती है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, बहिर्जनित बल और अंतर्जनित बल को इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं ज्वालामुखी के बारे में। तो भूपर्पटी पर एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। आप सभी ने देखा होगा ज्वालामुखी। इस प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह में कंपन होता है। ठीक है, यह कंपन पृथ्वी की चारों ओर गति कर सकता है, और इस कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे आया तो यहाँ पे नहीं आएगा। ये इस तरीके से गोल गोल घूमता है, इसके एरिया में जितनी भी क्षेत्र आता है वहाँ कंपन देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है वह उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भूतत्व पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ पा रहे होंगे आप ज्वालामुखी के बारे में कि जहाँ से उत्पन्न होता है वो उद्गम केंद्र होता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। ठीक, एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप में धीरे धीरे तीव्रता जो होती है वो कम होती चली जाती है। अर्थात यदि यहाँ पे उद्गम केंद्र है तो इसके आसपास तो बहुत तेज झटके लगेंगे, लेकिन इसके दूर दूर थोड़ी कंपन कम हो जाती है। ठीक है, आगे चलिए, ये आप डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ उद्गम केंद्र आपको देखने को मिल रहा होगा, ये उद्गम केंद्र है।
तो यह वह स्थान है जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है। ठीक है, ये प्लेट्स आपको दिखाई दे रही हैं और ये बाहर जो निकल रहा है, जहाँ से ये यहाँ से बाहर निकल रहा है, ठीक यहाँ से ये बाहर निकल रहा है, तो ये क्या है, ये अधि केंद्र है और इसके चारों ओर जो भी क्षेत्र हैं उसमें ये गोल गोल आकार में ये कंपन घूमता है और जो भी क्षेत्र इसके अंदर आ जाते हैं वहाँ वहाँ भूकंप आता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं ज्वालामुखी के बारे में। यहाँ आप देख रहे होंगे कि लावा किस तरीके से यहाँ से निकलकर ऊपर की ओर निकलता है। इस जगह को क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। यहाँ से जिस रास्ते से निकल रहा है उसे निकास बोलते हैं और ये जो निकल रहा है, जो निकल के बाहर आता है वो होता है लावा। ये परपटी है और ये मेंटल आपको दिखाई दे रहा है। इन सब के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। चलिए, भूकंप मापन एक यंत्र से किया जाता है। भूकंप, आप सोचें कि भूकंप आता तो बहुत तेज़ है लेकिन उसको मापते कैसे हैं। तो भूकंप को मापने के लिए भूकंप लेखी एक होता है और इसको रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। तो ये है वह सॉरी, यह है वह भूकंप लेखी। ठीक है, इसको आप ध्यान देख लीजिएगा। आगे बात करें इसके बारे में, जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं की गिरने की क्षति पहुंचा सकता है। वहाँ पर वस्तुएं गिर सकती हैं। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 होती है अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली होता है और जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा अधिक हो वह सर्वाधिक शक्तिशाली एवं हानिकारक समझा जाता है। ठीक है, आगे बात करें पृथ्वी की मुख्य स्थल आकृतियाँ की कि किस कारण से पृथ्वी पर इतनी तरह तरह की आकृतियाँ हमें देखने को मिलती हैं। कहीं रेगिस्तान, कहीं पहाड़, कहीं जल, तो कहीं झरने, तो कहीं झील और तो कहीं जल प्रपात। ठीक है, उन पे हम बात कर लेते हैं। तो मुख्य स्थलाकृतियों के जो कारण होते हैं बनने के वो होते हैं अपक्षय एवं अपर्दन। ये दो ही प्रक्रिया हैं जिनके द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। अपक्षय अर्थात किसी चीज का कटाव होना। ठीक है, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि उपस्थित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और ले जाने के बाद ही एक स्थान पर क्या करते हैं, उसे छोड़ देते हैं, निक्षेपित कर देते हैं। इजी लैंग्वेज में इस निक्षेपित को आप सोच सकते हैं कि छोड़ दिया, किसी चीज़ को लेके आया है और दूसरी जगह पे उसे छोड़ दिया तो वो निक्षेपित कर दिया। अपर्दन एवं निक्षेपण के यह प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न आकृतियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं नदी के कार्य। नदी कैसे कार्य करती है, तो नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन कैसे होता है ये भी देख लेते हैं। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है जब नदी किसी खड़े ढाल वाले अत्यधिक स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। जलप्रपात देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको समझाऊं कि कैसे बनता है। तो कहीं तो आपको कठोर शैल देखने को मिल जाती है, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो कठोर शैल नहीं टूटती लेकिन उसके नीचे हल्की शैल होती है जो थोड़ी मृदु होती है या थोड़ी कमज़ोर होती है, वह टूट जाती है। तो कठिन शैल से नीचे वाली शैल तो टूट गई, तो पानी क्या होगा, वो ढाल की ओर तरह से नीचे गिर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, यह तो थी कहानी जब वो पर्वत से गिरती है या वो किसी ऊंचाई से गिरती है। आगे बात करें, नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। चलिए आप ये तस्वीर से समझ लीजिए, ये जो नदी ये बह रही है तो तस्वीर में तो आप देख ही रहे होंगे, ये जो मोड़ है यहाँ जहाँ पे ये मुड़ रही है, जहाँ पे मैं रेड डॉट कर रही हूँ, ये इस जगह को विसर्प कहा जाता है। ये जो आ रहा है ये विसर्प नहीं है, लेकिन ये जो मोड़ है ये विसर्प है। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे बात करें, समय के साथ जो विसर्प होते हैं वो नदी से कट जाते हैं। तो जैसे ये नदी आ रही है, ठीक है, और ये जो विसर्प है इससे कट के अलग हो गया और ये इस तरीके से यहाँ पे हो गया, तो इसे
क्या बोलते हैं इसको, एक अलग झील बन जाती है और ये चाप झील कहलाती है। ठीक है, इसको चाप झील कहते हैं, आप चित्र में भी देख सकते हैं। आगे बात करें, कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है और निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में बहुत महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थ निक्षेपित हो जाते हैं, एवं ऐसी जो पदार्थ होते हैं जो आगे में निक्षेपित होते हैं उनको क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं। अवसाद के बारे में तो हम कई बार रिपीट पे रिपीट कर चुके हैं, आपको समझ भी आ गया होगा। इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त जो मैदान है उनका निर्माण होता है। नदी के उत्तरी तटों को तटबंध कहते हैं। चलिए, ये भी आपने समझ लिया। आगे बात करें, यह नदी जब चलती जाती है तो समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का जो प्रवाह होता है वह धीमा होता जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसे वितरिका कहा जाता है। आप सभी को पता होगा, जैसे पहाड़ से गिरी, बहुत तेजी में गिरी, लेकिन जब वो आगे बढ़ती है तो वो एक नदी से कई कई नदियाँ इस तरीके से हो जाती हैं। ठीक है, चलिए, तो इसे क्या बोलते हैं, वितरिका बोलते हैं। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है और सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। तो सुंदरबन जो डेल्टा है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, वो इसी प्रक्रिया द्वारा बना है। चलिए, आगे बात कर लेते हैं समुद्री तरंग के कार्य, कि जल की जो तरंगे होती हैं वो समुद्र में कैसे कार्य करती हैं, उनके द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण कैसे होता है। तो समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं तथा इसमें समुद्री गुफा इसको कहा जाता है। ये आप चित्र में देख सकते हैं, आपको चित्र में देख के ज़्यादा समझ आएगा। और आपने ऐसी ऐसी आकृतियाँ की कई फिल्मों में भी देखी होंगी। ठीक है, ये इस तरीके से समुद्री गुफा बन जाती है और इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है। ठीक है, और ये जैसे ही ये गुफा बनती जाती है, एक ये गुफा बन रही है, आपको देखने में मिल रहा होगा। और यह किस कारण होता है, यह अपर्दन के कारण, जो समुद्र की तरंगे हैं, जो लहरें आती हैं उठ उठ के, उनके बल से ये होता है। ठीक है, आगे बात करें तो जो इनमें केवल छत बचती है, जिससे तटीय मेहराब बन जाते हैं और लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देती है, और केवल क्या बचती हैं, दीवारें बचती हैं। और इन दीवार को भी क्या कहा जाता है, स्टैक कहा जाता है। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहा जाता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, समुद्र भृगु कहा जाता है। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। तो यह प्रक्रिया भी हमें देखने को मिल गई कि समुद्री तरंगों का बल कैसे समुद्र में संरचना बनाता है। आगे बात करें हिमनद के कार्य की, ये सभी अलग अलग तरह की पृथ्वी पर स्थलाकृतियाँ हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हिमनद के कार्य की। तो हिमनद एवं हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। ठीक है, हिमनद अपने नीचे का कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देती है और हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे बात करें पर्वतीय क्षेत्रों की। तो पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाती हैं। ठीक है, वे पर्वतीय झील बन जाती हैं। ओके, तो आगे बात करें हिमनद के बारे में ही। तो हिमनद के द्वारा जो लाए गए यहाँ पे पदार्थ होते हैं, जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होती हैं। तो ये निक्षेप क्या करते हैं, ये हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं पवन के कार्य की, कि पवन कैसे कहाँ पे क्या कार्य करती है। तो रेगिस्तान में पवन की बात करें, जहाँ पर पवन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है,
अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारण है। रेगिस्तान में जो पवन है वो अपर्दन एवं निक्षेपण का सबसे बड़ा कारण है। रेगिस्तान में छत्रक के आकार के शैल देखे जा सकते हैं जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं, और ये किस कारण बनते हैं? अपर्दन एवं निक्षेपण के कारण ही बनते हैं। पवन चलने पर रेत एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। हम ये भी प्रक्रिया भी देख लेते हैं कि इन छत्रक के पीछे की क्या प्रक्रिया थी जो ये बने। तो जब पवन का बहाव रुक जाता है तो यह रेत गिरकर एक छोटी पहाड़ी बना लेता है और इसे बालू टिब्बा कहा जाता है। आगे देखें तो जब बालू महीन कण एवं हल्के होते हैं तो जब बालू एवं महीन कण हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। आप सभी को पता होगा, आपके यहाँ भी आंधी आती है, हल्की चीज़ें, पन्नी, कागज़ सब कुछ उड़ जाता है। तो इसी तरीके से हल्के और महीन कण हैं उनको वायु उठाकर ले जाती है, और जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहा जाता है। और चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा जो लोएस निक्षेप हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? चीन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। ठीक है, आगे चलिए। थैंक यू। आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन करिए, डिलाइट IAS, जहाँ पे आपको डेली क्विज देखने को मिलेगा, सॉल्व करने को मिलेगा जो UPSC लेवल पे होता है। और इस क्लास की PDF भी आपको वहीं पे मिलेगी। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।